संदीप सोलवलकर आपसे ही करते हैं, ये क्या आत्महत्या कर रहे हैं क्या ये लोग, या कुछ अभी बची उम्मीद? देखिए, ऐसा नहीं है कि आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि गांव बसाने और लुटेरे पहले आ गए। तो लगभग वैसी स्थिति है। चूंकि अब बहुत दिनों बाद उम्मीद जगी है कि कहीं फिर से सरकार बन सकती है, तो दोनों तरफ से इस बात की पूरी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लिए जाए, बेहतर से बेहतर सीट ली जाए, और जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा दावेदार हैं। इसलिए पोस्टरिंग भी होती कार्यकर्ताओं के सामने कि हम अंतिम क्षण तक खींचतान कर रहे हैं। हालांकि इसका एक फायदा भी होता है कि कार्यकर्ता को कम से कम ये मैसेज जाता है कि मेरा नेता अंतिम समय तक लड़ा, चाहे सीट मिली कि ना मिली। एक ये भी फायदा होता है। लेकिन फिर भी लड़ाई का तो नुकसान होता ही है, चूंकि ये अंदरूनी मतभेद सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों में कोई बनाव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, कि ये खींचतान बस आज रात तक की है। कल दोपहर तक सारी चीजें लगभग सेटल हो जाएंगी। शरद पवार साहब के दरवाजे जाना था, ये तो शरद पवार साहब शुरू से तय करके बैठे हैं कि सब उनके दरवाजे आएंगे, क्योंकि अभी ही नहीं, विधानसभा के बाद भी शरद पवार की भूमिका बड़ी होगी। तो ये तो जाहिर तौर पर खेला है। बट संदीप, एक बात ये बताइए, जो संजय राउत ने बयान दिया, जिस तरीके कांग्रेस पर हमले किए, क्या वो सही था कि भाई यहाँ के नेता तो किसी लायक नहीं है, फैसला तो सेंटर को करना है, तो हम इनसे क्यों बातचीत कर रहे हैं? नाना पटोले भी पलट के जवाब देते हैं। भाई वरिष्ठ नेता है, उनको ये समझना चाहिए कि जब चुनाव के वक्त पे आप इस तरीके से एक दूसरे को बयान देते हैं तो उसका मतदाताओं में बुरा असर पड़ता है, नुकसान होता है। तो क्या संजय राउत को बयान देना चाहिए, और क्या ये बात नाना पटेलों को इस तरह की जवाब देना चाहिए? आशुतोष भाई, मतलब इसको अन्यथा ना लें। संजय राउत पत्रकार है, तो एक पत्रकार कई बार भूमिकाएं बदल जाता है और भूल जाता है, और उनकी भाषा आपके ऊपर भी लागू होती है संदीप, मेरे ऊपर ही क्यों लागू होती है? इसलिए मैंने कहा कि अन्यथा ना लें। एक पत्रकार के दावे, पत्रकार की भाषा, और उस पर से सामना के संपादक की भाषा तो ऐसी ही होनी चाहिए, और जैसी उनकी भाषा है। तो पार्टी में जब फैसले होते हैं तब कहीं और होते हैं, तो जाहिर तौर पे फैसले कहीं और होते हैं, और बयानवीर रखे जाते हैं। हर पार्टी में रखे जाते हैं ऐसे बयानवीर, जो बयान देते रहे ताकि माहौल गरमाए रहे और दबाव की राजनीति होती रहे, और हम पत्रकारों को कुछ मसाला मिलते रहे कि जब नहीं तो खबर कैसे बनेगी। तो इस तरह की चलती रहती हैं चीजें। इतना जरूर है कि मतभेद सीटों को लेकर है, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि पूरा गठबंधन बिखर जाए। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है, और मुझे लगता है कि गठबंधन हो रहा है। सिर्फ कुछ सीटों पर खींचतान है, वो इसलिए है कि कोई एक तो कार्यकर्ताओं को दिखाना है, दूसरा सचमुच कुछ सीटें ऐसी है जहां पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, और कुछ सीटें जिताऊ भी है। तो इन तीनों को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस नेताओं के पास एक इतिहास है कि 17 में से 14 लोकसभा की सीटें जीत गए। हरियाणा की बात वो नहीं करना चाहते, वो लोकसभा की सीट की बात करना चाहते हैं। शिवसेना को फायदा मिला क्योंकि हरियाणा कांग्रेस हार गई, तो अब शिवसेना दबाव की राजनीति कर रही है। तो दोनों तरफ से दबाव की राजनीति है, पर मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में सारी चीजें निपट जाएंगी। असली सवाल तो ये है कि क्या वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे, क्या वोटों का खेला होगा या नहीं होगा, वही असल बात दिखती है। और दूसरा, इस बीच बीजेपी जो कर रही है, जिस पे शायद गाफिल नहीं रहना चाहिए, वो ये कि बीजेपी पूरी गंभीरता से हरियाणा का वही खेल खेलने की तैयारी कर रही है कि वोटों का बंटवारा हो, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हो ताकि वोटों का बंटवारा हो, और ज्यादा से ज्यादा जातियों पर वोट बचे ताकि आखिरकार बीजेपी का रास्ता आसान। बिल्कुल। वाहिद भाई, ये क्या संजय राउत और नाना पटोले के बीच में कोई बातचीत नहीं है क्या? कुट्टी चल रही क्या आजकल? एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अनम्यूट कर अपने को वाहिद भाई। आशुतोष जी नमस्कार। हाँ। पत्रकार और पॉलिटिशियन के बीच में हमेशा कट्टी चलती रहती है। अगर मैं कंटिन्यू करूं इस बात को, तो वो हमें कभी भी पसंद नहीं करते। और रही बात हाईकमान की, तो देखिए हाईकमान ये फैसला कर चुका है कि आखिरकार कितनी सीटों में उनको लड़ना है। ये सब औपचारिकता है, बस औपचारिकता में कल या परसों, जैसे हमारे कलीग कह रहे हैं, कल या परसों इसमें घोषणा हो जाएगी। कई सीटों को लेकर जरूर अड़चन बनी हुई। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र की मुंबई की एक वर्सोवा सीट बहुत अहम सीट है, जहां से भारती लावेकर 2 बार जीत कर आई है। अब सवाल ये उठता है कि भारती लावेकर के सामने महाविकास आघाड़ी किसको खड़ा करती है। तो कई नाम आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस चाहती है कि बलदेव खोसा को वापस रिपीट किया जाए, लेकिन वहां पे शिवसेना चाहती है कि वहां पर राजुलताई को खड़ा किया जाए। राजुलताई एक बहुत बड़ी लीडर है वहां पे शिवसेना की, जो कि निर्दलीय खड़ी हुई थी पिछली बार और 35,000 वोट लेकर आई थी। तो राजुलताई की सीट को लेकर अड़चन बनी हुई है, जो अभी तक घोषणा नहीं की गई है कि आखिरकार वहां पे कौन खड़ा होगा। तो ऐसी 2-4 सीटें मुंबई में है जहां पे इनकी तनातनी चल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में यह फैसला हो जाएगा कि आखिरकार किसको। देखिए बलदेव खोसा वर्सोवा से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 2 बार हार चुके हैं वो भारती लावेकर के सामने, लेकिन तीसरी बार क्या कांग्रेस वही फैसला लेगी? क्या बलदेव खोसा को खड़ा करेगी या उसके सामने राजुलताई को खड़ा करेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है, मुस्लिम वोट्स उनके साथ है, क्रिश्चियन वोट्स उनके साथ है। भाई खबर ये भी आ रही है कि दरअसल विदर्भ में
शिवसेना का कहना है जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है कि वहां हमको सीटें चाहिए, और कांग्रेस कह रही कि आपको सीटें क्यों चाहिए, आपका यहाँ कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो ये विदर्भ महाराष्ट्र अगर बात भी करनी है तो चुपचाप बैठ के बात कर रहे हैं, पब्लिक बयान क्यों दिए जा रहे हैं। देखिए, पब्लिक बयान नहीं देंगे तो मीडिया में चर्चा कैसे होगी पार्टियों की आशुतोष जी, मीडिया में हाईलाइट्स कैसे होंगे ये लोग। कोई भी पार्टी पॉलिटिकल, जैसे एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट चाहूंगा कि एक महाराष्ट्र की पॉलिटिशियन पार्टी ने बिश्नोई को अपना कैंडिडेट बना दिया और कहा कि आप तो बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, आप हमारे पार्टी से लड़िए। आज सारे चैनल्स में उसकी हेडलाइन बनी हुई है। तो पब्लिसिटी पाने के लिए पॉलिटिशियन पार्टी ये सब करती है। आज जिस पार्टी को कल तक कोई नहीं जानता था, आज सारे चैनल में हेडलाइन बनी हुई, तो उसने बिश्नोई को टिकट ऑफर किया, बिश्नोई को टिकट ऑफर किया। तो जब जैसे जैसे चुनाव आता है तो हेडलाइन जो फ्री में बटोरी जाती है, जिसको पेड न्यूज नहीं कहा जाता,